नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठप है और अभी क्योंकि इलाज नहीं है तो बचाव ही इलाज है। आप सभी से निवेदन है कि बिना करे घर से बाहर ना निकलें और मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। कल जैसा कि मैंने अपने चैनल का परिचय दिया था आप लोगों को और आपसे निवेदन किया था कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। परंतु मैं दोस्तों बता देना चाहूंगा कि बहुत से मेरे दोस्तों ने व्यू किया है पर अभी उन्हें ये नहीं पता है कि सब्सक्राइब कैसे होता है। तो अभी जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा होगा जो आइकन, उसको नीचे जो रेड बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों प्रॉमिस करता हूं ये बहुत जानकारी आपके बहुत ही काम की होगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। नहीं पता होता है हमें कई बार, और एक व्यक्ति की जीवन में मुझे लगता है कि एक ही भूखंड सामान्यतः एक भूखंड या 2 भूखंड अधिकतम जो है उनके हिस्से में आते हैं और प्लाट जो घर होता है वो सपनों का होता है और यदि उसमें समस्याएं होती है तो ये बड़ी समस्या के रूप में होता है, वो मानसिक रूप से भी तनाव हो सकता है व्यक्ति। तो जैसा कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था तो हम आज इंतकाल के उस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इंतकाल के कितने प्रकार होते हैं, उनमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या प्रक्रिया रहती है नगर पालिका की। तो शुरू करने से पहले मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो निःशुल्क जानकारी है जो मैं अपना अतिरिक्त समय निकाल कर आपको देता हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा भाई, नामांतरण दर्ज, म्यूटेशन, इंतकाल दर्ज एक ही प्रक्रिया को कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कि एक भूखंड जो पहले किसी व्यक्ति के नाम था अब वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। इस प्रक्रिया को नामांतरण कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा नामांतरण के प्रकार। सामान्यतः नामांतरण के 6 प्रकार होते हैं। वसीयत इंतकाल, जिसमें कोई व्यक्ति अपने भूखंड की वसीयत कर देता है, उसे वसीयतन इंतकाल कहते हैं। दूसरा है विरासतन इंतकाल, जिसमें किसी व्यक्ति के फोत हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके बाद में उसके वारिसों में जितने जायज वारिस हैं उनके आधार पे उसका इंतकाल किया जाता है, उसे विरासतन इंतकाल कहते हैं। बेनामा इंतकाल, बेनामे के आधार पर, अर्थात किसी व्यक्ति का भूखंड था और उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है तो रजिस्टर्ड बेचान नामा, बेनामा जिसे कहा जाता है, उसके आधार पर दर्ज किए जाने वाले नामांतरण को बेनामा इंतकाल कहा जाता है। दस्तबदारी इंतकाल, किसी व्यक्ति को वारिसन इंतकाल होने पर या अपना हिस्सा उसके व्यक्ति के जो हिस्से में भूखंड आ रहा है वो रजिस्टर्ड दस्तबदारी से अन्य व्यक्ति के हक में छोड़ने पर जो इंतकाल दर्ज किया जाता है उसे दस्तबदारी इंतकाल कहा जाता है। बंटवारनामे के आधार पर इंतकाल, दोस्तों बंटवारनामा कर दिया जाता है परिवार के अंदर और जो बंटवारनामा किया जाता है उसके आधार पर दर्ज होने वाले इंतकाल को बंटवारनामे का इंतकाल कहा जाता है। दान पात्र का इंतकाल, कोई व्यक्ति यदि अपनी भूखंड को, अपनी संपत्ति को दान कर देता है तो उसे दान पत्र का इंतकाल कहा जाता है। दोस्तों इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, कुछ विषय पर बहुत ही जो है नासमझी है या मैं कहूंगा जानकारी का अभाव है, इसलिए इसके कई जो है प्रकरण सालों साल लटकते रहते हैं, उनका निष्पादन किया जाना संभव नहीं होता है। उसके क्या कारण रहते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वसीयतन इंतकाल, मित्रों मैं आपको बता देना चाहूंगा, वसीयत जीवित रहते व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से होशोवास में की गई वसीयत को वसीयतन इंतकाल कहते हैं। वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड ना भी हो तब भी वह मान्य होती है, जायज होती है। उसके बाद विरासतन इंतकाल आता है। विरासतन इंतकाल की प्रक्रिया दोस्तों यह रहती है कि जो व्यक्ति फोत हो जाता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ता है। उस व्यक्ति का मालिकाना हक जो पट्टा था, उसके नाम पहले जो नामांतरण दर्ज था, उसका जो है वो का दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उसके अलावा विरासतन इंतकाल के अंदर वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मित्रों बता देना चाहूंगा कि 2016 से पूर्व नगर पालिकाएं वारिस प्रमाण पत्र बनाया करती थी, परंतु अब जो है राज्य सरकार द्वारा वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया है। अब आपका वारिस प्रमाण पत्र बनता है एडीजे कोड से,
जहां भी जो भी आपके क्षेत्राधिकार में एडीजे कोर्ट लगता है वहां से आपका वारिश प्रमाण पत्र बनता है, जो मार्फत वकील दावा करने पर उसका एक निर्णय होता है, जो लगभग 4-5 महीने की प्रक्रिया है। उसके बाद में आपका वारिश प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके आधार पर वारिशों के नाम जो है इंतकाल दर्ज हो जाता है। बेनामे का इंतकाल, बेनामे का जिसमें नगर पालिका का एक नाम भूखंड था, अब वह व्यक्ति सबसे पहले नगर पालिका में अपनी सभी जो देनदारियां हैं वह चुकाएगा और भूखंड बेचान एनओसी प्राप्त करेगा। एनओसी प्राप्त करने के बाद में उप पंजीयन कार्यालय जाकर के वह अपने भूखंड को बी को बेचेगा और इसे कहेंगे रजिस्टर्ड बेनामा। इसके आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाता है। दस्तबदारी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, विरासतन इंतकाल होने के बाद में सामान्यतः भारतीय परंपरा में क्या किया जाता है कि बहनों द्वारा भाइयों के हक में या भाइयों द्वारा बहनों के हक में अपना हक त्याग दिया जाता है। वह भी रजिस्टर्ड हक त्यागना, जो उप पंजीयन कार्यालय में जाकर के त्यागा जाता है, इसे दस्तबदारी इंतकाल कहा जाता है। फिर एक व्यक्ति के या दो व्यक्ति के या जितने व्यक्तियों के पक्ष में हक त्यागा गया है उतने व्यक्तियों के नाम नामांतरण दर्ज हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं आपको। बंटवारनामे के आधार पर जो दर्ज किया जाने वाला इंतकाल है, बंटवारनामा सामान्यतः परिवार के अंदर बैठ करके पंचायत के आधार पे या परिवार में राजीनामे के आधार पे एक कागज पे, सादे कागज पर या जो है 50 रुपए 100 रुपए के एफिडेविट पर बंटवारनामा कर दिया जाता है। दोस्तों, वह बंटवारनामा बिल्कुल भी मान्य नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंटवारनामा जो रजिस्टर्ड होगा वही बंटवारनामा मान्य है और उसी के आधार पर नामांतरण दर्ज किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा, वसीयत एक ऐसी चीज है जो अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी मान्य है। अगर वो रजिस्टर्ड है अच्छी बात है, लेकिन बंटवारनामा यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके आधार पे इंतकाल दर्ज नहीं किया जाता। दान पात्र, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है जिसके नाम भूखंड है, पूर्व में संपत्ति है, वह किसी भी एक्स आदमी को, एक्स व्यक्ति को, एक्स महिला को अपनी संपत्ति को दान कर देता है और वह दान पात्र भी रजिस्टर्ड हो जाता है उप पंजीयन कार्यालय में। दोस्तों, ये तो थे नामांतरण के प्रकार और कुछ उसकी पेचीदगियां, कुछ बातें। मैं आपको सामान्यतः जो सामान्य मुद्दे हैं, जो 90% जिन मुद्दों को टच कर सकता हूं उन मुद्दों के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा बहुत सारे प्रकरण होते हैं जो प्रकरण विशेष होते हैं, जिनमें सामान्यतः मतलब कई बार पेचीदगियां आ जाती है। वो विभिन्न प्रकार की होती है। यदि आप में से कोई सवाल करेगा मेरे से तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपके जवाब दूंगा। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अब नामांतरण दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया क्या रहती है, उसमें संबंधित दस्तावेज क्या होते हैं, वो मैंने आपको दस्तावेजों के बारे में बता चुका हूं मैं, और प्रक्रिया क्या रहती है वो बताता हूं। सबसे पहले नगर पालिका में आवेदन करना होता है। नगर पालिका टू नगर पालिका डिपेंड करता है। कुछ के आवेदन पत्र बने होते हैं नगर पालिकाओं के, और कुछ जो है सामान्य सादे कागज पर भी आवेदन कर सकते हैं, और इसका एक प्रारूप होता है, उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात संबंधित जो शाखा प्रभारी है वह इसे अधिशासी अधिकारी के समक्ष पुटअप करता है। उसके बाद में इसमें एक आपत्ति सूचना जारी की जाती है 7 दिवस की। यदि उसके अंदर कोई वाजिब जो है आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा करके एक रसीद काटी जाती है और आपके नामांतरण चढ़ा दिया जाता है। इसमें शुल्क कितने प्रकार के हो सकते हैं उसका मैं विवरण दे देना चाहूंगा यहाँ पर। वो भी नगर पालिका टू नगर पालिका ही डिपेंड करता है। बहुत सारी नगर पालिकाओं में अलग अलग चार्ज होते हैं, और ये सभी चार्ज जो है, कुछ चार्ज जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और कुछ चार्ज जो आपसे वसूल किए जाते हैं वो नगर पालिका मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें नगर पालिका मंडल द्वारा जो बेनामे के आधार पर, रजिस्टर्ड बेनामे के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाता है, उसमें सामान्यतः 1%, आधा % या 1.5% जो उप पंजीयन कार्यालय द्वारा मालियत राशि निर्धारित की जाती है उस पर नामांतरण शुल्क लगता है। वसीयत के आधार पर सामान्यतः जो मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए, जो भी मंडल द्वारा, अलग अलग मंडल का अर्थ यहाँ नगर पालिका के मंडल से मैं ले रहा हूं, वह लगाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपका नगर पालिका के अंदर बकाया है वो आपसे जमा कराया जाता है। बकाया के अंदर किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उस भूखंड से संबंधित लीज, उस भूखंड से संबंधित नगरीय विकास कर,
उस भूखंड से संबंधित गृह कर, जो पुराने 2007 से 6 से पूर्व जो गृह कर वसूल किया जाता था, यदि वह आपका बकाया है तो आपसे वसूल किया जाता है। यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इंगित करना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि कोई भी भूखंड आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति जो आपको बेच रहा है, उसने बेचने से पूर्व नगरपालिका से एनओसी प्राप्त की है या नहीं की है। यहां आपको फायदा ये हो जाएगा कि यदि उसने एनओसी प्राप्त की है तो वह अपने समस्त देनदारियां वहां पर जमा करा चुका है। यदि सामान्यतः क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि बेचान एनओसी प्राप्त नहीं करता है और आप सीधा ही वहां उप पंजीयन कार्यालय में जाकर के यदि उसे बेनामे को रजिस्टर्ड करवा करके इंतकाल दर्ज करवाने के लिए नगरपालिका में आते हैं, तो जो देनदारियां थी वो भूखंड से वसूल की जानी होती है, तो फिर वो आपसे वसूल की जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने आपको भूखंड बेचा है, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है, उसने बेचने से पूर्व नगरपालिका से एनओसी प्राप्त की हो। इस प्रकार इसे बेचान एनओसी भी कहा जाता है। बेचान एनओसी लेने पर सामान्यतः उसकी सारी देनदारियां वहां जमा हो जाती है, उससे पूर्व नडूज उसे तब दिया जाता है। ये जो है नामांतरण के कुछ प्रकार थे। दोस्तों, कैसा लगा आपको मुझे जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। यदि आपके किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको जवाब दे पाऊं, और क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं एक अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं और विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, मेरी जवाबदेही होती है, तो समय कम मिल पाता है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी बातों के जवाब दे पाऊं। अगर मैं अभी नहीं दे पाया तो शनिवार रविवार को जब भी जो है मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। एक बार मित्रों, पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मेरे देख पा रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम हुआ है जबकि व्यू ज्यादा हुए हैं, तो सब्सक्राइब का जो रेड बटन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नीचे, उसे दबाइएगा और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। और ये निःशुल्क जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटिएगा, क्योंकि बहुत से प्रकरण मैंने ऐसे देखे हैं जिसके अंदर लोग सालों साल चक्कर काटते हैं, परंतु उनके जो है दस्तावेजों में कमी होने के कारण या ज्ञान नहीं होने के कारण जो है वो नामांतरण दर्ज नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बंटवारनामा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सामान्यतः बंटवारनामा कर लेने के सालों साल बाद नामांतरण दर्ज करवाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब तक बंटवारनामा करने वाले भी फोत हो जाते हैं और बंटवारनामा रजिस्टर्ड नहीं होने के अभाव में फिर सामान्यतः उनका नामांतरण दर्ज नहीं किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो वसीयत है वो यदि आपके नहीं भी हो रजिस्टर्ड तब भी चलेगा। विरासतन में मैंने आपको बता दिया, वारिस प्रमाण पत्र नगर पालिकाओं द्वारा बनाना अभी बंद कर दिया गया है। एडीजे कोर्ट से सामान्यतः विरासत वारिस प्रमाण पत्र बनता है। तो ये कुछ जानकारियां थी जिनके अभाव में, जो पता नहीं होने के कारण, या जैसे जमीन के सौदे इकरारनामे के आधार पर किए जाते हैं। नगर पालिका में किसी भी भूखंड का सौदा इकरारनामे के आधार पर करने पर आपका नामांतरण दर्ज नहीं होता है। इकरारनामा केवल कृषि भूमियों के अंदर जो सुओमोटो के प्रकरण होते हैं या जो कॉलोनाइजर के जो कार्य होते हैं उन्हीं के अंदर वैलिड होता है। वो मैं आगे की वीडियो में जब आपको बताऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। तो सभी दोस्तों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार, आपके सम्मान, आपके इस सहयोग की अपेक्षा रहेगी और आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और जितनी भी जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक है।